हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK टू जेड में। और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आप लोग का साइंस का जो होने वाला है सोमवार को सेकेंड सीटिंग में, तो हमने फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन डाल दिया है। आप उसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जिसमें समस्थानिक समभारिक का क्या बोलते हैं उसको, उसका एग्जाम्पल देके समझा दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं वो जल्दबाजी में किसी से लिखवाया गया है, तो उसको आप जो ठीक कर सकते हो वो ठीक कर लीजिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आने का चांसेस पूरा है। तो आप अच्छा से इसको सुनेंगे, समझेंगे और इसको भी आप अपने हिसाब से अच्छे से नोट भी करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है। तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर हम लिखवा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है। तो आप लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर होने वाली सबसे अहम जैविक प्रक्रियाओं में से एक है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पृथ्वी पर जितने भी जैविक प्रक्रिया होता है उसमें से प्रकाश संश्लेषण काफ़ी अहम है। यह प्रक्रिया पौधों, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया को सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। मतलब जब प्रकाश का संश्लेषण होता है तो यह प्रक्रिया से क्या होता है कि पौधा में, शैवाल में, कुछ बैक्टीरिया में, और ये सब क्या करता है कि ये जो सौर ऊर्जा है, सूरज से निकलने वाला जो ऊर्जा है, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और प्रकाश संश्लेषण के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना पेड़ पौधा से, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए वो लोग ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना होता तो ऑक्सीजन ना छोड़ता। और खाद्य श्रृंखला का नींव बनती है, और इसी के चलते वो खाद्य श्रृंखला का नींव बनती है। प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसमें से 2-4 पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का महत्व निम्न प्रकार से है, जैसे कि यह प्रक्रिया पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। यह ऑक्सीजन का उत्पादन करने और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करके दुनिया को आज अनुकूल वातावरण में बदल देती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी कारण क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका वो दोहन करके, उपयोग करके पूरा दुनिया को अनुकूल वातावरण देता है। नहीं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता तो दुनिया पूरा गर्म हो जाता और शायद हम लोग जी तो नहीं पाते। तो ये समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है। इतना भी लिखिएगा तो 1 पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि यह हमारी सभी खाद्य आवश्यकताओं और फाइबर और निर्माण सामग्री की कई जरूरतों को पूरा करता है। यह हमारी सभी खाद्य आवश्यकताओं और फाइबर और निर्माण सामग्री की कई जरूरतों को पूरा करता है। यह पशुओं, पौधों और मनुष्यों के बीच स्वास्थ्य संबंध बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे परस्पर निर्भर बनते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पौधों की वृद्धि को बनाए रखती है, बल्कि जितने भी जीवन चक्र चल रहे हैं ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ही चल रहे हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। तो आप लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण, पौधा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में यानी शर्करा में बदलने के लिए करते हैं। इतना जितना लिखा है इसमें से आप 2-4-5 पॉइंट भी अच्छा से याद रख लीजिएगा, तो आपका काम इस क्वेश्चन से हो जाएगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन करके लिख लीजिए 2 नंबर में। एक क्वेश्चन इसको भी टाइप कर लीजिए कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो आप लिखिएगा कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट वह ऊष्मा होती है जो बिना तापमान में परिवर्तन के किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए अवशोषित या मुक्त होती है। मतलब आपसे पूछेगा ना कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आप लिखिएगा कि किसी भी द्रव की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो बिना तापमान में परिवर्तन, मतलब तापमान में बिना परिवर्तन किए कोई भी पदार्थ को एक अवस्था में दूसरी अवस्था में बदल देता है। जैसे कि कोई ठोस चीज़ है, मान लेते हैं कोई ठोस चीज़ है और उसको द्रव में बदल दे रहा है, तो बिना तापमान में परिवर्तन हुए उसी तापमान पे ठोस से सीधे द्रव में बदल दे रहा है, तो ये क्या हो गया, किसी द्रव का गुप्त ऊष्मा हो गया। मतलब उस द्रव में गुप्त ऊष्मा था। इसको विस्तार से समझना है कि गुप्त ऊष्मा क्या है। तो आप लिखिएगा, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था जैसे ठोस से दूसरी अवस्था द्रव में परिवर्तन होता है, तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है। जैसे कोई भी चीज़ ठोस में है और उसको द्रव में बदलना है तो कुछ ऊष्मा का जरूरत पड़ता है, या
वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है, या फिर वो क्या करता है कि एक नियत ताप पर ऊष्मा को प्रदान करता है। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन लाना है तो उसके लिए हमको गुप्त ऊष्मा की जरूरत पड़ता है। गुप्त ऊष्मा के प्रकार अगर आ गया तो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है ना। तो आप इसको अच्छा से आप चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप टाइम बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप लिखिएगा कि गैस के दाब का मतलब है गैस के अणुओं के द्वारा किसी कंटेनर की दीवारों पर लगाया गया बल। यह बल कंटेनर के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। गैस के दाब को मापने का फॉर्मूला होता है P बराबर nRT/V। P बराबर nRT/V, छोटा वाला n होता है और बड़ा RT/V होता है। गैस से दाब से जुड़ी कुछ और बातें आपको अगर जानना है तो आप जानेंगे कि गैस के दाब का कारण गैस के अणुओं का लगातार गतिमान रहना और कंटेनर की दीवारों से टकराना होता है। गैस का दाब उस कंटेनर के आयतन और तापमान पर निर्भर करता है जिसमें गैस जमा है। जैसे प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा दाब होता है। प्रेशर कुकर में दाल चावल जो भी आप बनाते होंगे देखते होंगे 3 सीटी 4 सीटी में आपका दाल हो जाता होगा, 2 सीटी में हमको लग रहा है कि चावल हो जाता होगा। क्या होता है ना कि जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर ना दाब रहता है, बहुत प्रेशर होता है, इसलिए इसमें का पानी ज़्यादा तापमान पर उबलता है। इसलिए पानी जो होता है ना उसमें ज़्यादा तापमान पर वो उबलता है। वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय मापी यंत्र बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय या वायु दाब मापी यंत्र से बैरोमीटर से नापा जाता है। तो देखिए वायुमंडल में क्यों बैरोमीटर से नापा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में भी बहुत प्रेशर दाब होता है तो उसको बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं। किसी विशेष वस्तु के लिए किसी दिए गए तापमान पर एक निश्चित दाब होता है। यह दाब उस वस्तु का वाष्प दाब होता है। तो आपके हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। उसके बाद गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया और उसका महत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है अणु की परिभाषा लिखिए। तो अणु का परिभाषा आएगा तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अणु जीवित जीवों की सबसे बुनियादी इकाइयों में से एक है। अणु की परिभाषा, अब अणु की परिभाषा क्या है। अणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है, आप इस सबको नोट करिएगा। अणु किसी यौगिक का सबसे छोटा घटक होता है। अणु समूहों में व्यवस्थित परमाणुओं से बने होते हैं। अणु प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं या अलग अलग तत्वों के परमाणु से मिलकर। अणु सहसंयोजक बंधों द्वारा एक साथ बंधा होता है। अणु त्रिभुजाकार, कोणीय और रेखीय आकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है सीएनजी क्या है। आप लोग तो जानते हैं ना, सीएनजी से आजकल ऑटो भी चल रहा है, खाना भी बन रहा है, गैस भी भरा रहा है। तो सीएनजी का पहला फुल फॉर्म जान लीजिए। सीएनजी का फुल फॉर्म हिंदी में होता है संपृक्त प्राकृतिक गैस। अगर हिंदी में याद नहीं रहेगा तो सीएनजी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखा दे रहे हैं, देखिए सीएनजी। तो सीएनजी का हो जाता है अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह प्राकृतिक गैस का संपृक्त रूप है। या किसका रूप है सीएनजी, तो प्राकृतिक गैस का ये संपृक्त रूप है। यह एक जीवाश्म ईंधन है। और ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। सीएनजी का इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आजकल जो ऑटो चल रहा है ना, बहुत सारा सीएनजी चल रहा है, दिल्ली में बहुत पहले से चल रहा है। तो आजकल वाहन में भी उपयोग किया जा रहा है। यह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का विकल्प है। मतलब जैसे पेट्रोल थोड़ा महंगा होते जा रहा है तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सबका ये विकल्प है। सीएनजी पर्यावरण के लिए बेहतर और विकल्प है। और सीएनजी से क्या होता है, पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है। तो पर्यावरण के लिए क्या है, एक बेहतर विकल्प हो गया। सीएनजी का इस्तेमाल करने से थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है। दिल्ली वगैरह में अच्छा चल रहा है। सीएनजी के बारे में और क्या ज़्यादा जानकारी जान सकते हैं तो आप लिखिएगा कि सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन CH4 गैस होता है। सीएनजी में कौन सा गैस होता है, तो मीथेन CH4 गैस होता है। सीएनजी को मानक वायुमंडलीय दाब से 200 से 250 बार के दबाव में संपीड़ित किया जाता है। सीएनजी को सिलेंडर में स्टोर किया जाता है।
सीएनजी का इस्तेमाल ऑटो रिक्शा, कार और बसों में किया जाता है। सीएनजी का इस्तेमाल आवासों, कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों में भी किया जाता है। सीएनजी को राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क या शहरी वितरण प्रणाली से आपूर्ति की जाती है। आजकल गैस का पाइपलाइन भी बन गया सीएनजी का। सीएनजी एक गंधहीन, रंगहीन और गैस विषैला गैसीय ईंधन है। मतलब इसमें कोई गंध नहीं रहता है, कोई रंग नहीं होता है ना, और गैर विषैला, इसमें कोई ज़्यादा विषैला भी नहीं है। सीएनजी का इस्तेमाल वाहनों में गैसोलीन चालित वाहनों की तरह किया जाता है। मतलब सीएनजी का इस्तेमाल जो वाहनों में होता है तो गैसोलीन चालित वाहनों की तरह इसका किया जाता है। अब मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो को एक दो बार सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छा से एक से दो बार सुनेंगे और आप लोग अच्छा से शुरू से लेकर के लास्ट तक हो आप इसको रोक करके नोट भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चन भी आपको बोल के समझा दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बनने का चांसेस है, और सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले सुन करके क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद आंसर को लिखेंगे। और अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे। और कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग दिख रहे हैं अपना नाम लिखेंगे। कुछ लोग कमेंट करके कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, तो आप जो कमेंट करते हैं तो लिखते हैं तो उसको जैसा लिखा हुआ हिंदी में ना वैसा पूछिएगा तो समझ में आएगा। आप लोग जो लिखते हैं कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कन्फर्म करके और थोड़ा हिंदी में अच्छा से लिख करके भेजिए, तब उसको आपका जवाब देंगे। और हो सकता है कि मेरा कल 11-12 का क्लास है, तो कल प्रगति कोचिंग में मेरा लाइव क्लास होने वाला है, तो हो सकता है कि कल से मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। अभी बात चल रहा है तो वो होगा तो वो भी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, जो भी 9 का स्टूडेंट है, अगर सोमवार को एग्जाम देने के लिए आप लोग आते हैं तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर जो नया में आप लोग का है, और आप अपना रोल नंबर, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर और रोल नंबर, उससे क्या होगा कि एक ग्रुप बना देंगे तो उसमें जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा वो डायरेक्ट आप सभी के पास पहुँचेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।